Good morning to all of you. Today I am going to discuss slab. ओके पहले आप लोगों को मैंने स्लैब डिजाइन का जो भी थ्योरी हो सकता था, ठीक है, मैंने पीडीएफ में दिया और उसी का वीडियो लिंक दिया था और आपसे बोला भी था कि आप उस चीज़ को थोड़ा एक बार थोरोली स्टडी कर लीजिए, ठीक है। और अभी हम ये न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसका कंसेप्ट और साथ साथ वन वे स्लैब का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, ए हॉल ऑफ 10 मीटर इंटू 40 मीटर इज टू बी कवर्ड बाई ए आरसीसी स्लैब सपोर्टेड ओवर द बीम, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस एट 4 mm सेंटर टू सेंटर, फ्लोर फिनिशिंग ऑफ 60 mm थिक, center to center flooring is provided. Use M25 concrete, Fe415 steel. डिजाइन वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्लैब, एक कोई भी इंटरमीडिएट स्लैब को हम लोग डिजाइन करेंगे। कंसीडर्ड विड्थ ऑफ द बीम इज 250 mm, लाइव लोड ओवर स्लैब इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपके सामने एक हॉल को डिजाइन करना है जो 40 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है, 40 मीटर इंटू 10 मीटर वो उसका साइज है। उसमें आप डिफरेंट स्लैब है, ठीक है, जिसमें 4 मीटर सेंटर टू सेंटर उसका विर्थ होना चाहिए स्लैब का, और वो बीम पे रेस्ट करेगा जिस बीम का विर्थ है 250 mm, ठीक है ना। तो आप किसी भी एक इंटरमीडिएट स्लैब को डिजाइन करना है। मतलब इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सा एक हॉल है, हॉल में हम लोग बीच बीच में बीम के द्वारा उसको पार्टीशन किए हैं, ठीक है। तो पार्टीशन किए हैं तो हमारा एक्चुअल जो विर्थ हो रहा है एक स्लैब का, मतलब एक रूम का, एक घर का, वो 10 मीटर इंटू द 4 मीटर होगा, ठीक है ना। तो आप उसमें 10 मीटर इंटू 4 मीटर का आपको एक स्लैब डिजाइन करना है। हमारा यही एक क्वेश्चन है, सारा गिवन डाटा आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्लैब में आपको बताए थे कि इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए आपको पता करना पड़ता है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड केस में अलग होता है, कंटिन्यूअस के केस में अलग होता है। सबसे पहले स्पैन बाई 12 आप देख लोगे। स्पैन बाई 12 कैसे निकलेगा? तो स्पैन आपका, ये आप वन वे स्लैब में देखे थे कि स्लैब जब डिजाइन होता है तो हम लोग हमेशा बात करेंगे लोअर साइज का, ठीक है। जिस लेंथ और ब्रीथ में जो साइड लोअर होता है, आप समझो कि उसी डायरेक्शन में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, उसी डायरेक्शन में आप मेन रेनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आपको लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा वाला जो लेंथ है उसमें भी प्रोवाइड होता है, बट जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वन वे स्लैब में तो खास करके आप कभी भी देखिएगा कि जो जिसका लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, जिसका लेंथ या ब्रीथ छोटा है, जैसे 40 इंटू 20 मीटर, तो 20 मीटर के ही साइड में हम लोग को मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना रहता है। ये नहीं होगा कि 40 मीटर के साइड में आप मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करिएगा। समझ रहे हैं इस बात को? छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आप जिस रास्ते से कॉलेज से आते हैं वो भी एक आरसीसी स्लैब है, ठीक है। आप रास्ता में देखिएगा एक पुलिया पड़ता है, वो आरसीसी स्लैब है। तो मान लीजिए उस पुलिया का 4 मीटर इंटू 1 मीटर का वो स्लैब है, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4 मीटर इंटू 1 मीटर का वो स्लैब है। तो मेन रेनफोर्समेंट जो होगा वो 1 मीटर के ही रास्ता से क्रॉस करेगा, ठीक है। 4 मीटर उसका चौड़ाई है, रोडवे विड्थ है 4 मीटर, और जिस रास्ते से आप गाड़ी अपना दौड़ा रहे हैं वो मात्र 1 मीटर का स्लैब है, उसका आप लेंथ देखिएगा तो 1 ही मीटर है। तो उस डायरेक्शन में हम लोग को मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग स्मॉलर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ स्मॉलर लेंथ क्या है? स्मॉलर लेंथ है आपका 4 मीटर। तो 4 मीटर में से आप सेंटर टू सेंटर अगर 4 मीटर को ले रहे हैं तो 250 mm को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो क्या है, बीम है। यहाँ देख लीजिए, इस चीज़ को हम दिखा दे रहे हैं। ये क्या है? ये और ये पूरा 250 mm है, 250 mm है, ठीक है। तो आप देखिएगा, सॉरी, आप देखिएगा यहाँ पे कि इस 250 mm जो आपका दिया हुआ है उसी को हम लोग सेंटर टू सेंटर करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक बार फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे,
हाँ, ये देखिए, ये 250 है, इधर भी 250 है, ठीक है। तो आप सेंटर टू सेंटर लीजिएगा तो इधर 125 होगा और इस साइड में भी 125 होगा, ठीक है। तो 4 मीटर माइनस 2.75, तो ये कितना हो जाएगा 3.75। तो हम लोग जो आपका इफेक्टिव स्पैन बाई 12 हो जाएगा, स्पैन बाई 12 3750 डिवाइडेड बाई 12, डब्लू क्या हो जाएगा 250 mm है। नेक्स्ट डब्लू इज लेस देन स्पैन बाई 12। ये आप देखिएगा कि जो आप डब्लू निकाल रहे हो, डब्लू आपके पास 250 mm है और स्पैन बाई 12 कितना है 312.5 mm। तो हेंस डब्लू इज लेस देन स्पैन बाई 12, इट मीन्स इफेक्टिव स्पैन सेल विल कैलकुलेटेड सेम एज डेट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड स्लैब। ये आपको न्यूमेरिकल थ्योरी पार्ट में ही हम बताए हैं कि कंटिन्यूअस अगर आपके पास स्लैब है और उसमें W इज लेस देन स्पैन बाई 12 होता है, तो उस केस में हम लोग जो आपका इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, सिंपली सपोर्टेड स्लैब में जैसे निकालते हैं, ठीक है। तो L इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा L नॉट प्लस डी प्लस इक्वल टू और L नॉट बाई डब्लू, L नॉट प्लस डब्लू, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही आपका L इफेक्टिव होगा। तो आप निकाल लीजिए। अब आपके पास बात आए एज्यूम डेप्थ ऑफ द स्लैब एज पर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। आपको पता है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू स्पैन बाई 26 होता है, ठीक है। 7 20 26 होता है ना, 7 होता है सिंपली सपोर्टेड का, 20 होता है 7 होता है कैंटिलीवर का, 20 होता है सिंपली सपोर्टेड का, 26 होता है कंटिन्यूअस का। तो इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू स्पैन बाई 26 से हम लोग निकाल लेंगे, ये अप्रोक्स आएगा 144.2 mm। तो ओवरऑल डेप्थ इसमें इफेक्टिव कवर ऐड कर लीजिए या नॉमिनल कवर जो भी आपको लग रहा है, तो 144.2 प्लस 30 इक्वल टू 145 हो जाएगा। तो अज्यूम डी ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू 175 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा 145 mm हो जाएगा अगर आप लेके चल रहे हैं 30 mm का कवर। तो अब देखिए एल आपको निकलना है, एल एक्स इक्वल टू एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्लू, ये होता है विच वन इज लोअर। ये दोनों में से जो लोअर होगा वही एल एक्स आपका होगा। तो आप दोनों में देखिएगा कि 3.9 मीटर और 4 मीटर, मतलब 3.9 मीटर आपका एल एक्स हो गया। एल वाई क्या आ जाएगा, लेंथ इन वाई डायरेक्शन प्लस डी, तो एल नॉट प्लस डी 9.75 प्लस 0.145, ये हो जाएगा 9.9 मीटर, ठीक है। स्पेन बाई स्पेन रेशियो आप निकाल लीजिए, एल वाई बाई एल एक्स इट इज ग्रेटर देन 2। एल वाई कितना है 9.9 और एल एक्स कितना है 3.9, तो ये वन वे स्लैब है अगर ग्रेटर देन 2 होता है तो, ठीक है। ये आपको हम बता दिए थे पहले भी कि वन वे स्लैब क्या होता है, एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2, और टू वे स्लैब क्या होता है, एल वाई बाई एल एक्स लेसर देन इक्वल टू 2, ठीक है। वन वे स्लैब और पहचानने का क्या तरीका होता है, अगर चारों साइड से सपोर्टेड वॉल है तो आप समझ लीजिए कि वो वन वे स्लैब नहीं है, वो टू वे स्लैब है। देखते ही आपको बता देना है, टेस्ट वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो भी स्लैब है उसमें दो साइड ही सपोर्ट है, ठीक है, और एल वाई बाई एल एक्स जो है ग्रेटर देन 2 है, मतलब लेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन डिवाइडेड बाई लेंथ इन लेटरल डायरेक्शन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2, देन इट इज ए वन वे स्लैब। इससे हमको पता चल गया कि हमारा ये स्लैब वन वे है, तो हम इसको वन वे की तरह से डिजाइन करेंगे। दूसरा चीज़, एक चीज़ स्लैब में और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्लैब को हम लोग बीम के तरह ही डिजाइन करते हैं, खास करके वन वे स्लैब आप ध्यान से देखिएगा तो वो बीम की तरह ही डिजाइन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना सोचना है कि जैसे बीम में आपके पास क्या रहता था, एक आपके पास डेप्थ रहता था, एक आपके पास ब्रीथ रहता था, ठीक है। बीम में आपको याद होगा कि डेप्थ और ब्रीथ मिलता था, और नहीं तो आपको एक उसमें से निकालना रहता था, और हम लोग लेंथ को 1 मीटर पर मीटर रन मानते थे, याद है ना, किलो न्यूटन पर मीटर बोलते थे वहाँ पे बीम में। लेकिन इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ डेप्थ आपको डिफाइन रहेगा, या तो ये डिफाइन रहेगा या तो इसको निकालना है, और लेंथ और ब्रीथ क्या होता है वो पर मीटर हम लोग निकालते हैं, पर मीटर रन, मतलब यहाँ पे लोड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर आपको लेंथ भी लेना है, 1 मीटर आपको ब्रीथ भी लेना है, डेप्थ को सिर्फ डिफाइन कर देना है। तो डेड लोड क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट आपका 175 ओवरऑल डेप्थ आया है तो 0.175 इसको कर लेंगे। और अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है,
तो 1 मीटर को हम लोग लेंथ मान रहे हैं और 1 मीटर हम लोग विड्थ मान रहे हैं, मतलब 1 × 1 एरिया का हम लोग बात कर रहे हैं। स्लैब कभी भी एरिया में निकलता है, 1 मीटर × 1 मीटर, और बीम कब निकलता है, लेंथ में निकलता है, सिर्फ लेंथ में। तो यहाँ पे 1 × 1 मीटर का एरिया आपने मान लिया, जिसका डेप्थ आपने अभी अज्यूम करके निकाला वो है 175 mm, ठीक है, इंटू 25 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। फ्लोर फिनिशिंग क्या हो जाएगा, 60 mm का फ्लोर फिनिशिंग है तो 0.06 × 1 × 1 × 24, ठीक है। तो टोटल W कितना हो जाएगा 5.815। लाइव लोड क्या हो जाएगा WL × 1 × 1 4 × 1 × 1, तो ये 4 kN/m²। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट अब निकालिए। आपके पास टोटल लोड अब आ चुका है, तो बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालने के लिए आप प्रीवियस क्लास देखिए नोट्स। स्लैब के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, आपको देखिएगा तो हम पहले आपको नोट्स दिए हुए हैं, उसमें देखिए 1/16 WD_Lx² प्लस 1/12 WL × Lx²। ये आपको IS 456 कोड में मिल जाएगा, या आप याद भी कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 10.6 kN/m। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। आगे आपको हम दिखाएंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। नेक्स्ट मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू -1/10 WD_Lx² -1/n WL × Lx², ठीक है। तो आप Lx का वैल्यू पुट कीजिए और WD मतलब क्या होता है, ये डेड लोड, WL लाइव लोड, ये सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो -15.61 kN/m आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखिए डेप्थ रिक्वायर्ड। सेम आप जैसे बीम में करते थे, याद कीजिए बीम में सबसे पहले डेड लोड निकालते थे, लाइव लोड निकालते थे, फिर टोटल लोड निकालते थे। टोटल लोड निकालने के बाद अब बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम निकालते थे। तो यहाँ भी हम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम ही निकाल रहे हैं, लेकिन इस केस में आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम निकालना है और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम निकालना है, ठीक है। तो आपने दोनों फार्मूला से निकाल लिया, एक 10.6 निकाला, एक निकाला 15.61। नेक्स्ट वहाँ भी हम लोग डेप्थ निकालते थे। डेप्थ कैसे वहाँ पे निकालते थे, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0.36 FCK × B × D - 0.42 XQ लिमिट, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी हमको लगाना है D निकालने के लिए, ठीक है। ये जो हम QB लिखे हैं वही चीज़ है। बेंडिंग मोमेंट U इक्वल टू क्या होगा 0.36 FCK B × XQ लिमिट इंटू D - 0.42 XQ लिमिट। यही चीज़ सेम जो हम फार्मूला वहाँ पे लिखते थे, यही चीज़ ये भी है, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होता है। ये होता है बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0.36, ये बेंडिंग मोमेंट आपका बीम का, फिर 0.3 FCK B XQ लिमिट, ये लिमिट है, इंटू D - 0.42 XQ लिमिट। ये जो आप निकालते थे उसी में से इसको हम लोग D को बाहर निकाले हैं। उसके बाद आपको जो बचा उसको QB में टर्म में लोड कर लिया। आप QB में मत नोट कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं चाहिएगा तो, ठीक है। तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट U कितना आ गया 23.415 किलो, ठीक है। तो इसलिए डेप्थ कितना आपके पास आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट U क्या है, जो आप बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव यहाँ पे निकाले हुए हैं। देखिए ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव 15.61 आया है, ठीक है, यही 15.61 आया है। आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, हाँ, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास कितना आया है, मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया है 15.61, तो उसको आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप देख लीजिए 15.61 × 1.5 हमने यहाँ पे रख दिया, 1.5 × 15 दैट इज इक्वल टू 23.415, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आपने D निकाल लिया, D निकाला 82.4 mm प्रोवाइड। तो आप देख लिए कि आपने जो D निकाला स्मॉल d वो 82.4 mm है। तो हम अगर और थोड़ा सा डेप्थ दे देते हैं तो ज़्यादा सेफ रहेगा, इसलिए हम लोग जो प्रोवाइड दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट हमको 82.4 mm है और हम प्रोवाइड कर दिए D इक्वल टू स्मॉल d इक्वल टू 145 mm और कैपिटल D इक्वल टू 175 mm। मतलब जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड किए तो हमारा बीम जो है सेफ रहेगा, ठीक है। अब आपके पास एक्चुअल डेप्थ स्मॉल d निकल के आ गया है 145 mm और
कैपिटल डी 175 mm। जो आपने सोचा था वो सही है। रिक्वायरमेंट है 82.4 mm का, आपने प्रोवाइड कर रहा है 145 mm का, मतलब ओके है। नाउ एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक चीज़ देख लीजिए, बीम में सबसे पहले पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, खास करके स्लैब के केस में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, दिस वन इज सपोर्ट एंड दिस वन इज योर स्लैब पोर्शन एंड दिस वन इज बीम, ठीक है। तो जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे बीम है, ठीक है, और बीम आपका स्लैब के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये चीज़ देखें कि सपोर्ट क्या करता है, एक तरह का वो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स है, मतलब वो एक तरह से वो रिएक्शन वो भी देगा ऊपर से। जैसे ही डेड लोड और लाइव लोड आएगा तो सपोर्ट भी नीचे से रिएक्शन देता है, ठीक है। जैसे क्लास में आपको हम बताए थे, तो नीचे से जो सपोर्ट रिएक्शन दे रहा है वहीं आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और आपके स्लैब पे जो भी बाहरी लोड पड़ रहा है, जो भी डेड लोड लाइव लोड जो बाहरी लोड पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो एक बेंडिंग मोमेंट वो भी दे रहा है, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। वो है हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो वो क्या करता है कि वो जो टेंसाइल टेंडेंसी देता है आपके बीम में या स्लैब में, जहाँ सपोर्ट नहीं है, वो सबसे पहले आपको बॉटम साइड में टेंशन होता है। ये चीज़ एकदम रट लीजिए कि आपका जो बीम है, देखिए यहाँ पे दिस वन इज योर मिडिल पोर्शन ऑफ द बीम और स्लैब, ठीक है। तो जहाँ सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, हियर नो सपोर्ट, इधर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, दिस वन हैव नो सपोर्ट। तो इस केस में टेंसाइल कहाँ पे होगा, टेंशन बीम में टेंशन कहाँ पे होगा, नीचे की ओर होगा। तो दिस पार्ट इज प्लस बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव टेंशन नीचे की ओर हो रहा है आपके बीम में या स्लैब में। जब क्रैक आएगा तो बॉटम से आएगा, ठीक है, यहाँ टेंसाइल हो रहा है। और जैसे ही आप सपोर्ट पे आ रहे हैं, ये देखिए ये सपोर्ट आपका है, यहीं पे आपका सपोर्ट लगा है, तो ये नीचे से भी एक रिएक्शंस दे रहा है। इस रिएक्शन के कारण जो कैंटिलीवर का केस आपको जो हम बता रहे थे, ठीक है, तो यहाँ नीचे से रिएक्शन जा रहे हैं। तो नीचे से रिएक्शन कहाँ पे टेंशन प्रोवाइड करेगा, ये आपका टॉप में टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, और इस टेंशन फोर्स के कारण एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। दिस वन इज द निगेटिव। तो वही हम लोग निगेटिव बेंडिंग मोमेंट अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, अब आप डेप्थ रिक्वायर्ड निकाल लिए। डेप्थ निकालने के बाद अब एरिया ऑफ स्टील इन पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जहाँ सपोर्ट नहीं है वहाँ पे अब आपको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है। तो आप निकाल लीजिए ये फार्मूला से, एम यू इक्वल टू 0.f एम यू डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू जे डी, यही होता था ना। अरे एम यू इक्वल टू क्या होता है, 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 x3, ठीक है। तो वही लीवर आर्म जेडी होता है, डी माइनस 0.42 x3। तो वो जेडी हो गया यहाँ पे 0.87 FY इंटू जे डी, ठीक है। AST का जगह पे हम लोग ST पॉजिटिव के जगह पे, और MU के यहाँ पे जगह पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपका कितना था, 1.5 इंटू 10⁶, 10.6। MU पॉजिटिव आपका 10.6 आया है यहाँ पे, ठीक है। एंड फॉर एम बेंडिंग मोमेंट ये आया है, तो आप लिमिट स्टेट में MU निकालिएगा तो 1.5 से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस केस में, एंड दिस वन इज 10.6 आपका बेंडिंग मोमेंट है। तो इससे आपको कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील 379.64 mm²। तो स्पेसिंग कैसे आप निकालिएगा, सबसे पहले स्पेसिंग निकालने के लिए आपको बताए हैं कि आप कभी भी मेन रेनफोर्समेंट स्लैब में 10 mm 12 mm मतलब 10 mm से शुरू कर दिया जाता है, 8 mm का नहीं जनरली देते हैं, 10 mm मिनिमम आपको स्लैब में आपको देना है रेनफोर्समेंट मेन बार में, ठीक है। तो आप 10 mm यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए, यूजिंग अज्यूम 10 mm डाया बार। तो इसमें स्पेसिंग कैसे निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाई AST। 1000 क्यों हमने लिया, क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1 मीटर में कितना होता है, 1000 mm होता है, डिवाइडेड बाई AST इंटू π/4 इंटू 10²। ये आपके पास 206 mm आ रहा है, 206 mm। हेंस प्रोवाइड 10 mm बार ऑफ 2 mm सेंटर टू सेंटर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट।
ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए आप यहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नीचे वाला जो रेनफोर्समेंट है 10 mm डाया बार और 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव रेनफोर्समेंट में कितना एरिया ऑफ स्टील देते हैं। तो सबसे पहले निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, 15.16 आ रहा है यहाँ पे 15.61। अब इससे भी हम लोग निकाल लेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे एस टी निकालने का, एम यू इजकल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट। ठीक है, तो एक्स डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट क्या होता है, लीवर आर्म होता है, तो उसको हम लोग जे डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल लीजिए अपना डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट, आप पुट कीजिएगा यहाँ पे तो 559 आ जाएगा। इसमें ये जे डी वी में कन्फ्यूज कभी नहीं होना है। ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं, ये जे डी क्या है, लीवर आर्म है। लीवर आर्म मतलब डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट। ठीक है, डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट, आप इसको जे डी लिखिए या लिखिए डायरेक्ट डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट, मतलब एम यू इजकल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट। तो ए एस टी निकालने के लिए क्या कर देंगे, एम यू डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्स क्यू लिमिट, आप पुट कीजिएगा तो बात वहीं आएगा। स्पेसिंग सेम फिर वैसे ही निकाल लेंगे, आपका 1 मीटर इंटू 1 मीटर का बात कर रहे हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है, निगेटिव एरिया ऑफ स्टील 559 आ रहा है, इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 140.5 mm। तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं प्रोवाइड 10 mm डाया बार ऑफ 140 mm सेंटर टू सेंटर। तो निगेटिव डायरेक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ निगेटिव कहाँ होता है, सपोर्ट पे होता है। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ जनरेट होता है, सपोर्ट पे। तो यहाँ आप निगेटिव बेंडिंग मोमेंट वाला एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दीजिए, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, ये आपका जहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है। समझ गए ना, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट किस कारण हो रहा है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपका हो रहा है डेड लोड और लाइव लोड जो आपके बीच में जहाँ पे सपोर्ट नहीं है उसके ऊपर पड़ रहा है, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट एक जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो बॉटम में होता है, जिस तरीका से बीम में आप देखते थे ना, बॉटम से हमेशा क्रैक शुरू होता है। तो क्यों, क्योंकि टेंसाइल का जो टेंशन होता है वो बॉटम में जनरेट होता है, उसी तरीका से यहाँ बॉटम में जनरेट होगा और आपके सपोर्ट पे टॉप पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, बहुत सही से ये डायग्राम में क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट से क्या होता है कि ये नीचे से एक रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, जिसके कारण हमारे बीम या स्लैब जो है वहाँ पे सपोर्ट के पास बीम ही स्लैब रहता है, दोनों एक में मर्ज रहता है, उसका टेंडेंसी होता है कि वो ऊपर की तरह इस तरीका से उठे। ठीक है, ऊपर की तरह वो क्या रहेगा कि इस तरीका से वो उठे। ठीक है, इस तरीका से जैसे आपको हम अभी डायग्राम में दिखाए हुए हैं। तो टेंशन कहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है, देख रहे हो, ये पार्ट अब इलोंगेट हो रहा है, दिस वन इलोंगेट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये सिकुड़ रहा है, ये पार्ट सिकुड़ रहा है, और ये पार्ट आप देख रहे हैं कि ये बड़ा हो रहा है। तो टेंशन में क्या होता है कि जो पार्ट में इलोंगेशन होता है डैट इज कॉल्ड टेंशन। तो टॉप में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप में यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है, तो टॉप में टेंशन हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो लोड हम लोग दे रहे हैं जहाँ सपोर्ट नहीं है बीच में, तो वो क्या करेगा, वो नीचे की ओर अपना टेंडेंसी दिखाएगा कि हम उस इलोंगेट करें। तो टेंशन कहाँ डेवलप्ड हो रहा है, मिडिल पोर्शन में, और कंप्रेशन टॉप पोर्शन में, यहाँ उल्टा हो जाता है सपोर्ट में। ठीक है, तो आप इस कारण पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, बॉटम में होगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, टॉप में होगा। ठीक है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट कंडीशन पे होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जहाँ सपोर्ट नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है 0.12, मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग को प्रोवाइड करना रहता है 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दे दीजिए 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, आप मान ही लिए बी 1 मीटर इंटू डेप्थ आपको 175 mm आपके पास आ ही गया है ओवरऑल डेप्थ। तो 1000 इंटू 175 में 210 mm स्क्वायर आपके पास आ गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको बताया है कि हमेशा अज्यूम कीजिए 8 mm का। ठीक है, तो स्पेसिंग कितना हो जाएगा इसमें भी, 1 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील 210 mm स्क्वायर इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास 239 mm का स्पेसिंग आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं प्रोवाइड 8 mm डाया बार ऑफ 220 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना, अब आप
आपका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आपने निकाल लिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, लेटरल डायरेक्शन में, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आप बार प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ गए ये चीज़। देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार क्या होता है, एक आपके पास अभी हम बताएं, ये आपका अगर 40 मीटर है, ठीक है, और ये आपका 10 मीटर है, तो छोटा साइड कौन सा है 10 मीटर, लंबा वाला साइड कौन सा है 40 मीटर। तो बॉटम में सबसे पहले हम लोग मेन बार जो देंगे ये 10 मीटर इस डायरेक्शन में मेन बार देंगे, दिस वन इज मेन बार, ठीक है। अब बॉटम में, टॉप में भी आपको मेन बार देना है, तो टॉप में आप दे सकते हैं 10 mm का, मतलब छोटा वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार को आप इस केस में आप दे सकते हैं, या यहाँ टॉप में नहीं देना है, सॉरी स्लैब में टॉप में देना ही नहीं है आपको, ठीक है। बॉटम में आपने मेन बार दे दिया, ठीक। अब आप इस डायरेक्शन में जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार करते हैं, ये डायरेक्शन लंबा वाले साइड में, दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो सेकंड बार हम लोग दे रहे हैं ना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ आप कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके 8 mm का मिनिमम इसमें डाया का बार देते हैं, मिनिमम, ठीक है। तो 0.12% इसमें आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ बार प्रोवाइड मिनिमम करना ही है 40 mm के डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप इसको इस तरीक़ा से प्रोवाइड कीजिएगा। तो इसको हम लोग पॉइंट पॉइंट दिखाते हैं, आप सामने से ये देखिए मेन बार हम लोग क्या हो गया, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिस वन इज मेन बार, ठीक है, ये हम लोग बॉटम में प्रोवाइड करेंगे, ठीक। दूसरा इसमें हम लोग जिसका स्पेस कम रहेगा, अगर 4 मीटर इंटू 10 मीटर का आपका साइज का बीम है, तो 4 मीटर के डायरेक्शन में ये हम लोग बीम ये स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं। और 10 मीटर के डायरेक्शन में हम लोग ये पॉइंट जिसको हम दिखा रहे हैं, डैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, हम लोग सामने से ये फोटो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज़, अब चेक फॉर शियर। तो एक चीज़ आंख बंद करके समझ लीजिए कि आपका जो स्लैब होता है जनरली शियर में वो फेल नहीं करता है, ठीक है। शियर में हम लोग चेक कर लेते हैं बट वो फेल नहीं करता है। आप देख लीजिए शियर में मैक्सिमम शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, 0.55 WD इंटू एल प्लस 0.60 इंटू WL इंटू एल। तो 0.55 इंटू 5.82 इंटू एल का वैल्यू आपका कितना लिए थे 3.90 प्लस 0.60 WL इंटू एल, यहाँ भी 3.90 हो जाएगा, टोटल 21.84 किलो न्यूटन, ठीक है। तो व्यू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 21.84। नेक्स्ट नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ भी इक्वल टू व्यू बाई बी डी, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपका व्यू बाई बी डी 0.23 आ गया। अब मिनिमम टाउसी जो है, आप जो आपको IS 456 कोड से निकालना रहता है, आप वहाँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट डालिएगा और स्टील डालिएगा, तो वहाँ से आपको मिनिमम टाउसी 0.28 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि टाउ यू इज लेस देन टाउसी, ठीक है। टाउसी मतलब कितने आपके शियर स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट, मिनिमम शियर स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट कितना है, तो 0.28 है। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ होता है इस स्लैब में वो 0.23 है, जो कि लेस देन मिनिमम शियर स्ट्रेंथ इन योर कंक्रीट, उससे लेस है। इसलिए ये बीम जो है हमेशा स्लैब जो है हमेशा लगभग शियर में वो सेफ होता है, ठीक है। दिस वन इज योर डिजाइन पोर्शन, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और थ्योरी दूसरा बता रहे हैं।